स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हिस्ट्री बाय जीनियस में। आज हम बात करेंगे भारत के पहले दास सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का जब देहांत हो गया तो चूंकि उसका अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसके साम्राज्य को उसके दासों ने आपस में बांट लिया। गजनी पर अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया, परंतु जल्दी ही गौरी का भतीजा मोहम्मद बिन गियासुद्दीन गजनी का शासक बनने में सफल हो गया। आखिरकार ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। इसलिए 1206 ईस्वी में वह भारत का इस्लामी राज्य का शासक बन गया। इल्तुतमिश और बलबन ने बाद में इसे पूर्ण तौर पर संगठित कर दिया। अब हम थोड़ी सी बात पहले करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के आरंभिक जीवन की और बाद में उसके सैनिक सफलताओं के संबंध में भी देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान के एक तुर्क परिवार में हुआ था। वो ऐबक कबीले से संबंधित था। बचपन में ही उसे निशापुर के दास बाजार में बेच दिया गया, जहां उसे एक काजी ने खरीद लिया। फखरुद्दीन के पास उसने पढ़ने लिखने के साथ साथ घुड़सवारी और धनुर्विद्या में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। काजी के पुत्र कुतुबुद्दीन से ईर्ष्या करने लगे थे तथा अपने पिता के देहांत के बाद उन्होंने कुतुब को एक व्यापारी के पास बेच दिया। यह व्यापारी उसे गजनी ले आया तथा यहां उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ने अपने नए स्वामी को अपने साहस, दयालुता, नम्रता, कर्तव्य परायणता आदि गुणों से बहुत प्रभावित किया। गौरी ने उसे अमीरे अखूर अर्थात घुड़साल का मुख्य अधिकारी नियुक्त कर दिया। भारतीय अभियानों के दौरान उसने गौरी को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की और गौरी के शासनकाल में हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार सैनिक सफलताएं प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक एक शूरवीर सैनिक योद्धा था। मोहम्मद गौरी के काल में ही उसने अपनी सैनिक योग्यता का भारत में खुला प्रदर्शन किया। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी को रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया और इस विजय के बाद गौरी ने उसे भारत में अपने विजित प्रदेशों का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इसके बाद उसने दिल्ली और हांसी पर अधिकार कर लिया तथा दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया। इसके बाद 1192-93 ईस्वी में अजमेर तथा मेरठ में तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़े हुए। ऐबक ने इन विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन कर दिया। 1194 ईस्वी में अजमेर में ही तुर्कों के विरुद्ध दूसरे विद्रोह का दमन कर उसने यहां मुस्लिम सत्ता को संगठित किया। 1194 ईस्वी में उसने चांदवाड़ की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को सहयोग दिया तथा जयचंद को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने कोल, जिसे हम आजकल अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने अजमेर के तीसरे विद्रोह का दमन करने के लिए कूच किया तथा इस दौरान रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण कर दिया।
गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय नगर छोड़कर भाग गया। तुर्कों ने नगर पर अधिकार कर लिया तथा यहाँ खूब लूटमार की। इस प्रकार उसने 1178 ईस्वी में गौरी को जिस पराजय का सामना करना पड़ा था उसका बदला ले लिया। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड में कलिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने बिना किसी विरोध के महोबा तथा बदायूं को भी जीत लिया। इस समय ऐबक का एक सेनापति इख्तियारुद्दीन बख्तियार खलजी पूर्वी भारत को जीतने में व्यस्त हो गया। उसने बिहार तथा बंगाल के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का शासक बनने से पहले ही ऐबक अपने स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के बड़े भाग पर अधिकार कर चुका था। अब बात करेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल की, और उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को शुरुआती दौर में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब 1206 ईस्वी में गौरी के देहांत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में इस्लामी राज्य का शासक बन गया। अब कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि गौरी ने ऐबक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु ज्यादातर विद्वान इस विचार से सहमत नहीं है। माना जाता है कि जब एक दरबारी ने गौरी को उसका पुत्र ना होने पर सांत्वना देने के अंदाज में बात की, तो मोहम्मद गौरी ने बड़े गर्व से कहा कि मेरे दासों के रूप में हजारों पुत्र हैं जो मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे तथा मेरा नाम खुतबे में रखकर इसे जीवित रखेंगे। परंतु जब ऐबक सिंहासन पर बैठा तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब ये कठिनाइयां क्या क्या थी? पहली कठिनाई जो रही उसके सामने वो थी तुर्क सरदारों का विरोध, ऑपोजिशन ऑफ द टर्क नोबल्स। सिंहासन पर बैठते समय ऐबक को सबसे पहले तुर्क सरदारों तथा दूसरे गुलामों के विरोध का सामना करना पड़ा। ताजुद्दीन यल्दोज जो किरमान का सूबेदार था तथा ऐबक का ससुर भी था, एक महत्वाकांक्षी सरदार था। उसने गजनी का सिंहासन प्राप्त करने के बाद भारतीय प्रदेशों पर भी अधिकार करने के प्रयास तेज कर दिए थे। इसी प्रकार सिंध और मुल्तान का शासक नसीरुद्दीन कबाचा जो ऐबक का बहनोई भी था, उसका निरंतर विरोध करने लगा था। दूसरा है लाहौर, ए पार्ट ऑफ द गजनी एम्पायर। लाहौर जो गजनी साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। अब लगभग 165 वर्षों से गजनी साम्राज्य का अंग रहा था लाहौर, इसलिए गजनी के शासक लाहौर को सदा अपने अधीन ही मानते थे। इस स्थिति में ऐबक के लिए अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखना काफी आवश्यक हो गया था। तीसरा है खोखरों का खतरा, डेंजर ऑफ द खोखर्स। उत्तर पश्चिम की ओर से खोखर भी कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक बड़ी समस्या थे। गौरी का वध करने के बाद इनका साहस काफी बढ़ चुका था, इसलिए इनके खतरे से अपने राज्य को सुरक्षित रखना भी ऐबक के लिए एक बड़ी समस्या थी। चौथा है बंगाल में विद्रोह, रिवोल्ट इन बंगाल। 1206 ईस्वी में बख्तियार खलजी का वध कर अली मर्दान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था तथा अपनी स्वतंत्रता का भी ऐलान कर दिया। इसलिए बंगाल में अली मर्दान का विद्रोह ऐबक के सामने एक बड़ी चुनौती थी। और सबसे बढ़ के ऐबक की दास्ता, स्लेवरी ऑफ ऐबक। ऐबक की दास्ता भी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब
शरीयत या इस्लामी कानून के मुताबिक कोई भी दास शासक नहीं बन सकता था, परंतु मोहम्मद गौरी ने अपने देहांत से पहले उसे दासता से मुक्त नहीं किया था। तो इस तरह से बहुत सी कठिनाइयां जो कुतुबुद्दीन ऐबक के रास्ते में आ रही थी, तो किस तरह से उसने इन पर काबू पाया, ये हम अब देखेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक की सफलताएं। तो सबसे पहली, ताजुद्दीन यल्दौज पर विजय प्राप्त करना, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ताजुद्दीन यल्दौज। गजनी पर अधिकार करने के बाद ताजुद्दीन यल्दौज ने भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार करने की योजना बनाई। इस उद्देश्य से उसने पंजाब की ओर कूच किया, परंतु ऐबक ने उसे पराजित कर गजनी वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ऐबक भी उसका पीछा करते हुए गजनी पर अधिकार करने में सफल हो गया और 40 दिन तक वो गजनी में ही रहा। इस दौरान उसने मोहम्मद गौरी के भतीजे तथा उत्तराधिकारी महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया। महमूद ने उसे राज्य चिन्ह के रूप में एक छत्र और दुर्वास प्रदान किए। उसने ऐबक को गजनी तथा भारत के शासक के रूप में भी मान्यता दे दी। कुछ समय बाद यल्दौज ने गजनी पर दोबारा अधिकार कर लिया। इसके बाद ऐबक लाहौर वापस लौट आया तथा उसने स्वयं को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया। दूसरा है कि बंगाल के विद्रोह का दमन, सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट इन बंगाल। 1206 ईस्वी में बंगाल के शासक बख्तियार खलजी का उसके एक सैनिक अली मर्दान ने वध कर दिया था। परिणाम स्वरूप बंगाल तथा बिहार में अराजकता फैल गई। इन हालात में ऐबक ने बंगाल में सैनिक कार्रवाई करते हुए बंगाल को अपने अधीन कर लिया। अली मर्दान ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और ऐबक ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया तथा अली मर्दान ने उसे वार्षिक कर भेजने का वचन दिया। आगे हम देखते हैं कि उसने अपनी स्थिति को वैवाहिक संबंधों के द्वारा संगठित करने की योजना बनाई, कंसोलिडेशन ऑफ हिज पोजीशन बाय मैट्रिमोनियल रिलेशंस। अब इसमें हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्थिति को संगठित करने के उद्देश्य से शक्तिशाली तुर्क सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी कूटनीति का प्रमाण पेश किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य तुर्क सरदार इल्तुतमिश के साथ तथा अपनी बहन का विवाह मुल्तान और सिंध के शासक नसीरुद्दीन कबाचा के साथ कर दिया। इन नीतियों को अपनाते हुए वो इन सरदारों का सहयोग प्राप्त कर सका। आगे है पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदूज, हिंदुओं के प्रति उसकी नीति। अब ऐबक एक सुन्नी मुसलमान था और उसने इस्लाम के प्रचार के लिए अनेक कदम भी उठाए। उसने अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट करके वहां मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने हिंदुओं को जजिया देने के लिए भी विवश किया। ऐबक ने उन सभी हिंदू शासकों को मान्यता दे दी जिन्होंने उसकी अधीनता मान ली थी तथा उसे सालाना कर देना स्वीकार किया था। अब आगे हम उसकी कुछ प्रशासनिक सफलताओं की बात करते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेना नायक ही नहीं था, बल्कि उसने अपनी कुशल शासन प्रणाली भी स्थापित की। उसके अधीन राज्य में शांति व्यवस्था कायम हुई तथा सड़कें चोर डाकुओं के खतरे से सुरक्षित थीं। ताजुल मासीर के लेखक हसन निजामी
के अनुसार ऐबक ने बड़ी बुद्धिमत्ता से राज्य किया, निष्पक्ष न्याय प्रदान किया तथा जनहित के लिए लगातार प्रयास किए। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार हमें मिलती है, ऐबक रूल्ड विद प्रूडेंस, imparted impartial justice and made continuous efforts for the welfare of the subjects. इसी तरह से मिनहाजुल सिराज में भी लिखा है कि उसने बड़ी उदारता से जरूरतमंदों को दान वो देता था और इसी कारण उसे लाख बख्श के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। He gave lakhs in charity and committed murders in a great number. Because of his generosity and brutality, India was full of friends of Aibak and was devoid of enemies. परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि ऐबक का शासन प्रबंध पूर्ण रूप से सैनिक था तथा सेना के समर्थन पर ही आधारित था। डॉक्टर श्रीवास्तव लिखते हैं कि his administration was purely military and rested on the support of the army. शासन प्रबंध मुख्य तौर पर सैनिक अधिकारियों के ही हाथों में था। इसके अलावा स्थानीय प्रबंध, भूमि प्रबंध तथा न्याय प्रणाली में कोई परिवर्तन न किया गया। स्थानीय प्रबंध पूर्ण रूप से देशी अधिकारियों के ही हाथों में रहा। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि ऐबक को राज्य करने के लिए महज 4 साल ही मिले थे तथा इसमें भी वो ज्यादातर अपने शत्रुओं के विरुद्ध ही व्यस्त रहा। आगे हम देखते हैं उसके कला तथा साहित्य में सफलताओं के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक साहित्य तथा कला का भी संरक्षक था। ईरानी संस्कृति का उस पर गहरा प्रभाव था। तारीख मुबारक शाही का लेखक फखरुद्दीन मुबारक शाह तथा ताजुल मासीर का लेखक हसन निजामी उसके दरबार की शोभा थे। उसने अनेक मस्जिदों का निर्माण करवाया जिनमें दिल्ली और अजमेर की मस्जिदें काफी प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि उसने ये मस्जिदें गिराए गए हिंदू मंदिरों की सामग्री से ही बनवाई थी। उसने महरौली में कुतुब मीनार का भी निर्माण आरंभ करवाया जो उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के शासनकाल में संपूर्ण हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा समय तक भारत पर राज्य ना कर सका था और 4 साल बाद ही 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए वो घोड़े से गिर गया जिससे उसका देहांत हो गया। उसके शव को लाहौर में ही दफना दिया गया था। आगे बात करेंगे हम इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थान की कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान था। विद्वानों में यह मतभेद का विषय है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर एल श्रीवास्तव, प्रोफेसर हबीबुल्लाह आदि इतिहासकार ऐबक को प्रथम सुल्तान मानते हैं। इनके अनुसार ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए उत्तरदायी माना जाएगा क्योंकि गौरी ने तो इसके लिए मात्र साधन प्रदान किए जबकि इसकी योजना ऐबक ने ही तैयार की थी। प्रोफेसर हबीबुल्लाह लिखते हैं, इट हार्डली नीड्स एम्फेसाइजिंग दैट अनटायरिंग एक्सर्शन and devoted service of Muizuddin owed most of his success in India, for he merely supplied the motive power. Aibak was responsible for the detailed planning and initiation of the Delhi Sultanate. दूसरा, उसने भारत के मुस्लिम प्रदेशों को गजनी से अलग कर इसे स्वतंत्र रूप प्रदान किया तथा इसके प्रसार के लिए नींव रख दी। परंतु
डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी आदि कई विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। इनके अनुसार ऐबक को प्रथम भारतीय सुल्तान नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहला, मध्यकालीन सुल्तानों की सूची में उसका नाम नहीं मिलता। 14वीं शताब्दी में भारत आने वाले विदेशी यात्री इब्न बतूता ने भारत के मुस्लिम शासकों की जो सूची दी है उसमें ऐबक का नाम नहीं लिखा। फिरोज तुगलक ने भी जो खुतबा पढ़ा उसमें ऐबक का नाम नहीं दिया। दूसरा, उसके नाम के कोई सिक्के नहीं मिलते। और तीसरा, ऐबक एक दास था, इसलिए इस्लामी कानून के अनुसार वो स्वतंत्र शासक नहीं बन सकता था। हालांकि ये भी माना जाता है कि मोहम्मद गौरी के भतीजे ने उसे बेशक दास्ता की जंजीरों से मुक्त कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे इतिहास में एक दास सुल्तान के रूप में ही माना जाता है। कुछ भी हो, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना में ऐबक की भूमिका प्रशंसनीय है। ये ऐबक का ही प्रयास था जिसे आधार बनाकर इल्तुतमिश ने सल्तनत को सुदृढ़ करने में सफलता प्राप्त की थी। तो टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो आप तो अगर कोई क्वेरी हो तो ये हमारी ईमेल आईडी है genius.history25@gmail.com। इसमें आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप जाकर अपने कोई विचार हैं आप दे सकते हैं। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें।